हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि मैं प्लान किया हूँ कि क्लास 12 का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड सबको मिलाकर जो कॉमन सिलेबस है सबके लिए, उस सिलेबस को मैं यूट्यूब के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स तक कंप्लीटली पहुंचाना चाहता हूं। इसमें क्या है ना कि हम लोग जब फिज़िक्स शुरू करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो इजी कॉन्सेप्ट है, इजी से इजी कॉन्सेप्ट जो समझने में बहुत परेशानी होती है जिसको, उन कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क करेंगे। थोड़ा उन कॉन्सेप्ट को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या कि कोई भी अदर बोर्ड के लिए लिखने सबको आता है, पर क्या लिखे ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्या लिखना है उस चीज़ पे वर्क होगी, और लिखना कंटेंट बुक्स में भी है, लेकिन आप कंटेंट बुक्स से बढ़कर समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग यहाँ समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, लिखने से ज़्यादा, डेफिनेशंस के कंटेंट से ज़्यादा डेफिनेशंस के मीनिंग पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि चूँकि 11th और 11th तो जो अच्छे से पढ़ा है उसके लिए 12th तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 12th को बहुत अच्छा बनाने का। लेकिन जिसकी 11th वीक थी, जो 11th पढ़ा ही नहीं या फिर थोड़ा पढ़ा भी है तो उसकी कॉन्सेप्ट्स उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, बेस्ट तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। तो हम लोग 12th में जब हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे सब टॉपिक वाइज, तो हम लोगों को 11th की बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स यहाँ रिपीट होने वाली, क्योंकि 11th जो पढ़ा ही नहीं है उसके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि 11th की जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थी जो यहाँ 12th में यूज़ होने वाला है, उन चीज़ों को एक अलग वीडियो बनाकर मैं मैथमेटिकल टूल्स से लेकर के यूनिट एंड डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट से लेकर के वेक्टर एनालिसिस से सारा चीज़ एक ही वीडियो में मैं 12th के लिए कंप्लीट कर दूंगा, और 11th के लिए मैं अलग अलग से सबका वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, 11th की पूरी सीरीज़ आएगी, बोर्ड ओरिएंटेड भी और नीट और आईआईटी जेईई ओरिएंटेड भी। तो फ़िलहाल जो ये सेशन चलेगी, ये सेशन 12th का यूँ कहिए इंट्रोडक्शन टॉपिक होगी, और इस सेशन में हम लोग 12th का जो जितना कंटेंट पढ़ना है, जितना टॉपिक चैप्टर्स पढ़ना है, वो सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद कल से हम लोग एक एक चैप्टर को एक एक टॉपिक से बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास 12th का जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स है जो हर बोर्ड में पूछी जाती है या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम लोग टॉपिक्स सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर्स क्लास 12th का जो चैप्टर्स है वो इस तरीके से। फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 12th एनसीईआरटी या फिर कोई भी अदर बोर्ड की भी बात करिए, देखिए चैप्टर्स का नेम में डिफरेंस दिख सकता है आपको, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दे रखा। एक्चुअली नेम क्या है ना कि चैप्टर की समरी होती है ना, समरी ही नहीं, एक पूरी चैप्टर में क्या पढ़ने वाले उस नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। गॉट इट। तो नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए हमको चैप्टर का जिससे सब कुछ समझ में आ जाए कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम होता है बुक्स में, ज़्यादातर होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड फ्लक्स, इस तरीके से होगा, या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड फ्लक्स, इस तरीके से रहता है। लेकिन हम लोग जो इस टॉपिक को समझाऊंगा, अभी दिखाऊँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के लिए ना अगर कुछ अप्रोप्रिएट नाम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्रोप्रिएट है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे लिए है, ये है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़, थोड़ी सी ओवरव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जब आप रेस्ट में चार्ज की स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब मोशन में चार्ज की स्टडी करते हैं तो क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना डिफरेंस समझिए। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
यहाँ पे बहुत अदर भी टॉपिक का नाम अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये भी कह सकते हैं, या मैग्नेटिक ये भी कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम डिफरेंट हो सकता है, बट चैप्टर की जो समरी है वो इस चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। फोर्थ चैप्टर देखते हैं। फोर्थ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो हम जानते हैं कि ये टेम्पररी मैग्नेट्स होता है, जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कह सकते हैं। अब कुछ नेचुरल मैग्नेट्स भी होता है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की तो स्टडी यहाँ पे कर ले रहा है, कुछ इफेक्ट्स यहाँ देख रहे हैं आर्टिफिशियल का, बट अब मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ दिखा, आर्टिफिशियल दिखा, बाकी चीज़ें तो यहाँ दिखी नहीं। तो मैग्नेटिज्म होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखती है, तो उन सारे मटेरियल्स को स्टडी करेंगे हम यहाँ पे, है ना। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे, किस तरह के मटेरियल को किस उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे। तो हम नेक्स्ट फिफ्थ जो टॉपिक चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, समझिए। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए, मैग्नेटिक बात शुरू से आ रही है। अब यहाँ पे मैग्नेट की वजह से करंट प्रोड्यूस करना सीखे। देखिए, पहले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा के या फिर उसमें उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करा के इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ जिसको कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज कहिए या ईएमएफ कहिए। इलेक्ट्रिक करंट जहाँ ईएमएफ होगा, वोल्टेज होगा, वहाँ करंट भी होगा, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा उस पर डेप्थ में ना जाते हुए ओवरव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जो 6 टॉपिक है, जिस 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का नाम क्या है, ये देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, आई थिंक क्लास 10th में अगर कुछ भी पढ़ा होगा तो वहाँ एसी करंट का नाम सुने होंगे आप। एसी करंट, एसी, डीसी। तो एसी करंट क्या था, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी करंट था डायरेक्ट करंट। तो हम लोग जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो स्पेशली एसी करंट को स्टडी करेंगे। एसी करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, एसी करंट के कितने सारे डिवाइसेस है प्रोडक्शन के, जनरेट कैसे करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसका एप्लीकेशन कितना है हमारे डेली लाइफ में। तो वो सारा चीज़ एसी करंट में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत डिटेलिंग किससे के साथ पढ़ना है इस चैप्टर को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, वो चैप्टर्स है, वो क्या है, हमारा 7th चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए, इसमें क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि आपको पता है लाइट क्या है, लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसी तरीके से कोई ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, और ये दोनों क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता हो, तो उस तरह के वेव का स्टडी जब करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि लाइट क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्लास चैप्टर 8 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्यों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स ना करके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोले इसको, बिकॉज इसमें जो ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे वो देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ शेप बेस्ड करेंगे, मतलब ज्योमेट्री बेस्ड। मतलब कुछ प्लेन मिरर लेंगे, कॉनकेव मिरर लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, मतलब यूँ समझिए कि लेंस लेंगे, है ना। तो ज्योमेट्री कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होगा इस ऑप्टिक्स में। मतलब ऑप्टिक्स में यहाँ पर पढ़ेंगे तो लाइट के बारे में, लाइट रेज के बारे में, रेज प्रॉपर्टी पढ़े, बट उसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व होगा। गेटिंग माय पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा 9th चैप्टर जो है, ये 9th चैप्टर है, इसको
नाम दिया है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दोनों है लेकिन डिफरेंस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ ज्योमेट्रिकल है, यहाँ वेव है। अब देखिए यहाँ ऑप्टिक्स तो इस पे भी है, लेकिन इसमें जो स्टडी करेंगे ना उसको हम नाम देंगे वेव, बिकॉज हम यहाँ जो लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वेव वाला प्रॉपर्टी। गेटिंग माय पॉइंट? ज्योमेट्री वाला मतलब रे नहीं बोल करके इसको वेव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फेनोमेना है जहाँ पे लाइट को वेव मानेंगे तभी इसको प्रूफ कर पाएंगे। इन फेनोमेनाज को, इन फेनोमेनाज की स्टडी तभी कर पाएंगे जब लाइट को हम क्या माने, वेव माने। ठीक है, तो हमको वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, हमारा 10th चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्यों? देखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, क्लास 11th, अगर किसी ने क्लास 11th की स्टडी की है सही से भी, या थोड़ा एटलीस्ट चैप्टर याद है, तो वहाँ पढ़े होंगे। फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री जब शुरू किए थे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़े थे और मैटर भी पढ़े थे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब इसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करके मैं आगे निकलूँगा। देखिए, रेडिएशंस जो होता है इस पे काफ़ी डिबेट था। इनिशियली रेडिएशंस को स्टडी जब कर रहे थे हमारे रेस्पेक्टिव साइंटिस्ट, तो अलग अलग फील्ड में जब स्टडी कर रहे तो रेडिएशंस को, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह जब स्टडी किए तो रेडिएशंस को शुरू वेव मान लिया गया। फिर टाइम जैसे जैसे गुजरता गया, कुछ फेनोमेना ना रेडिएशन को वेव मानने की वजह से प्रूव ही नहीं हो रहा था कि रेडिएशन अगर वेव है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब रेडिएशन वेव नहीं है तो क्या है, पार्टिकल है। फिर पार्टिकल मान रहा है तो कुछ वेव ने वेव के बेसिस पे डिस्क्राइब हो रहा है, पार्टिकल में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो हमने फाइनली अब जहाँ मतभेद होती है, डिफरेंसेस दिखती है, वहाँ सब लोग मिलकर एक कंक्लूजन में बैठते हैं। कहते हैं ना कि डायलेक्टिक्स जब होती है, जब थेसिस एंटीथेसिस मिलती है तब जाके सिंथेसिस होती है। मतलब किसी ने कुछ कहा, उसके अगेंस्ट में फिर कोई कुछ कहा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में कहा। अब कुछ ऐसी तो बात होगी जो दोनों के बातों में कॉमन होगी, उसको हम कह देंगे एंटीथेसिस। तो अब क्या, जो कॉमनली सब चीज़ में पाया गया तो एंटीथेसिस। या फिर इनके भी कुछ बात में कंसेंटदारी, ना इनको कोई प्रॉब्लम ना इनको कोई प्रॉब्लम, और ये जो बात निकलेगी ना ये डिजायर्ड होगी, ये सेटिस्फाई करेगी दोनों के लॉ। तो कुल मिला के यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ बोला गया कि ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन दोनों तरीके से बिहेव करता है। एक्चुअली रेडिएशन में पार्टिकल्स भी होते हैं और ये वेव भी बनाते हैं। तो दोनों की स्टडी हम लोग अलग अलग डिटेलिंग से करेंगे, अलग अलग फिनोमेना को प्रूव भी करेंगे यहाँ से। ठीक है, दूसरा है डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये मैटर का क्या मैटर है, मैटर का क्या मैटर है, तो हम मैटर में देखिए, मैटर मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस। तो कोई भी सब्सटेंस मतलब अगर कोई बॉल को हम फेंक रहे हैं तो बॉल में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अगर कोई बॉल को हम कुछ स्पीड से फेंक रहे हैं, वी स्पीड से, कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वजह से ये तेज़ी से जाएगा आगे की तरफ। एक चीज़, क्या कभी ऐसा दिखा कि बॉल ऐसे ऐसे जा रहा है? देखिए मैं समझा रहा हूँ, ये बॉल है, कभी वेलोसिटी से फेंकते हैं, बॉल कभी ऐसे ऐसे दिख जाते हुए दिखा क्या? ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है, मतलब डर जाएगा कैच लेने से पहले। तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। लेकिन इस डुअल नेचर ऑफ मैटर में अब हम ये कह सकते हैं कि ये बॉल सच में ऐसे ऐसे गया था। बट यहाँ बट क्या है कि ये जो वेव हम इतना बड़ा दिखा रहे हैं, ये इतना बड़ा नहीं होता है, ये इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम इसको नोटिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल का साइज़ बड़ा है ना, और वेलोसिटी छोटा है, मतलब वेलोसिटी कम है स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसका वेवलेंथ इतना ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी इतना कम होगा कि ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वेव बना रहा है। और इनफैक्ट ये मैटर ना जब v स्पीड से जा रहा था, मतलब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो ये कुछ वेव बना रहा था इस तरीके से, बट हम इसको नोटिस नहीं कर पाते ड्यू टू साइज। अब इसी बॉल की जगह पे हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को उठा लें,
मान ली कोई इलेक्ट्रॉन है जो स्पीड ऑफ लाइट से या वी वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर जा रहा है, सी स्पीड से जा रहा है। तो ये जब हम स्टडी करते हैं तो दिखता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है कंपेरेबल है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, मतलब कंपेयर टू बॉल। तो यहाँ हमको समझ में आ जाता है कि जब पार्टिकल का साइज छोटा हो, यानी कि मास छोटा हो, मास कम हो और उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ ये वेव बनाते हुए दिख गया। कुल मिला के मैटर की एक मैजिक हो गया कि मैटर जो है ना दो तरीके से बिहेव करता है, कभी वो पार्टिकल रहा है और कभी वो वेव बना के बैठा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। चलिए अगले टॉपिक, अगले चैप्टर नंबर 11 में जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में हम क्या डिस्कस करेंगे? एटॉमिक फिजिक्स। तो ये एटॉमिक फिजिक्स कुछ नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्लास 11th केमिस्ट्री, विदाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर वी कांट इमेजिन केमिस्ट्री। चूँकि केमिस्ट्री में पूरी मॉडर्न फिजिक्स को या एटॉमिक फिजिक्स करो पूरी डिस्कस करना पड़ता है, एटॉमिक फिजिक्स को डिस्कस करना पड़ता है। बिना एटॉमिक फिजिक्स का हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, या यूँ कहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो वहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ पढ़ते हैं। जो लड़का केमिस्ट्री में ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसके लिए ये चैप्टर मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने वाली है, कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। तो एडवांस जब मोस्ट ऑफ द चीज़ समझ में आती है तो एडवांस चीज़ झटके में समझ में आती है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 12 बोल रहा हूँ, चैप्टर 12 में हम लोग क्या पढ़ने वाले? न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स, आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़े तो एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। देखिए एटॉमिक फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो हम एटम के स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर तो घुसेंगे नहीं, है ना। न्यूक्लियस के स्टडी करेंगे बट बाहर से, बस ये बता लेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, कैसा है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में जब पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो भी घटनाएं घट रही है, न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा जो भी निकल रहा है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए अब दोनों में ना बहुत थिन लाइन का डिफरेंस दिखेगा आपको, बस एक 1 स्टेप अहेड है, यूँ कहिए। बाहर का देख लिए, अब अंदर जाके देखिएगा रूम, बाहर का रूम देखने खूबसूरत लगा, फिर अब अंदर जाकर के रूम का स्टडी करेंगे ना, किधर कितना रूम है, किधर बाथरूम है, किधर लेटरिन है। तो वही चीज़ है न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हम लोग स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 13th चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए सबसे लास्ट ऑफ चैप्टर का ये, इसमें थोड़ा डिटेलिंग करेंगे क्योंकि लास्ट चैप्टर है, इससे मॉडर्न फिजिक्स इसी को कह देते हैं। तो इसमें सेमीकंडक्टर्स की स्टडी करता है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि कुछ मेटल जो भी एलिमेंट था 3 टाइप के थे। क्या क्या? 3 टाइप के। एक तो मेटल, नॉन मेटल, जैसे मेटोराइड कह सकते थे, या सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर दोज substances whose resistance and conductance lies between metal and non-metal। हाँ, सेमीकंडक्टर के बाद देखिए शुरू इनिशियली सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं थी। इनिशियली जब डिस्कवरीज चल रही थी या फिर 90s 80s के अराउंड मान लीजिए, तो जब पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन चल रहा था तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं सेमीकंडक्टर्स का, क्योंकि इसकी डिवाइसेस हम बनाते नहीं थे। क्योंकि ट्रेडिशनल वे से हम लोग चीज़ों को बनाते थे, तो ट्रेडिशनल वे में हम लोगों को मेटल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखती थी, है ना। फिर धीरे धीरे जब हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी किया, फिर जाके कुछ डिस्कवरीज हुई, सेमीकंडक्टर्स की बात करने लगे। मतलब हमको जब डिवाइस की साइज छोटा चाहिए था और डिवाइस की वेट भी कम हो, छोटा हो, वेट कम हो, लाइट वेट हो, तो अब ये जो नेसेसरी कहते हैं ना, नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये जो नेसेसरी चीज़ आई, मतलब एक तरह से आपको नीड पड़ी। तो नीड जो है ना आपको सोचने में मजबूर कर दिया कि कुछ ऐसी चीज़ बताओ मेटल के अलावा जो उससे बेहतर काम करे, कम स्पेस ले और लाइट वेट हो। तो कुछ इसी बात को लेकर के डिस्कवरीज शुरू हुई।
तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सेमीकंडक्टर्स को टॉप में ले आके पहुंचा दिए। आज सेमीकंडक्टर की जैसे क्राइसिस होती है तो सुनने में आया होगा शेयर्स की प्राइस ऊपर चली जाती है। बाइक्स शोरूम में नहीं आने की वजह से मेटल की कमी नहीं दिखती, किसकी कमी होती है? सेमीकंडक्टर। 4 व्हीलर अगर शोरूम में नहीं है, किसकी कमी की वजह से शोरूम में नहीं आई 4 व्हीलर? सेमीकंडक्टर की। वाह यार, कभी मेटल की वजह से व्हीकल्स बनती थी, आज सेमीकंडक्टर इसको डिसाइड कर रहा है कौन व्हीकल आएगी कौन नहीं आएगी, कितनी टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। दिस इज जस्ट मैजिक। तो ये जो मैजिक हुआ ना, ये सेमीकंडक्टर की वजह से हुआ। तो ये सेमीकंडक्टर का ना स्टडी हमको करना पड़ेगा, बिकॉज हमको फर्दर भी डेवलपमेंट चाहिए, है ना। तो इसके स्टडी हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमको, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 13th ही था ये। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में? तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पढ़ेंगे। देखिए, मटेरियल्स का तो पढ़ना जरूरी ना, क्या है, क्या किस तरह का मटेरियल को सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। दूसरी, अब इन मटेरियल से बनने वाले जो डिवाइसेस है, उसकी डिवाइसेस की स्टडी करेंगे। अब डिवाइसेस का आज के टाइम में यूज़ करते हैं हम, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये सेमीकंडक्टर बना है। और सेमीकंडक्टर बना भी है तो क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यार, तो उन रोल्स को भी तो पढ़ना है ना हमें। तो डिवाइसेस पढ़ेंगे, उसके अंदर की जो फंक्शंस है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ लॉज को फॉलो करता है। ये जो डिवाइसेस पढ़ेंगे ना, उसमें दिखेगा कि कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है ना, जिसको लॉजिक गेट्स कहेंगे। लॉजिक गेट्स, अब गेट तो सुने होंगे नाम, लेकिन ये लॉजिक गेट्स मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगने वाला है इसमें। तो सही बात है ना, बुलियन एक्सप्रेशन पे काम करेगा ये। तो हम लोग बुलियन अलजेब्रा जैसे कह सकते हैं, तो बुलियन अलजेब्रा पे काम करेंगे लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट सिंपल सर्किट्स, मतलब छोटे छोटे सर्किट्स को पढ़ेंगे जिसमें लॉजिक गेट्स का यूज़ होगा। तो हम लोग सारा चीज़ इस पर डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, टाइट बैठना है। क्लास 12th पूरी फिजिक्स आपको एक ही 1 गो में मिलने वाला। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई एम न्यू इन द यूट्यूब वर्ल्ड। तो मैं इससे पहले यूट्यूब में था नहीं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑफलाइन कोचिंग है हमारी। तो मैं अब ऑनलाइन इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इसमें कवरेज बढ़िया है। मैं एक ही चीज़ यहाँ से पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ऑनलाइन में ये खूबी था जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन आना पड़ा। और ऑनलाइन का एक फ़ायदा है आप लोगों को, क्या फ़ायदा है कि मैं ऑनलाइन में कोई फ़ीस नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी मेरी ऑनलाइन लेक्चर्स। तो आप बस इसमें एक कॉस्ट है, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कम्प्लीटली एक 1 गो में लेकर के, ताकि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सके, ठीक है। आपको वादा है मेरा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर एक बार देखिए और दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला। थैंक यू सो मच। जय हिंद।